बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम CSS एस्पायरेंट्स। इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट 1 का आज फर्स्ट लेक्चर है। लेक्चर के अंदर जो कवर करेंगे उसमें है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, और इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन में जो चीज़ें हम कवर करेंगे उसमें इंटरनेशनल रिलेशन की मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। टाइम शॉर्ट है, इस वजह से मैं डेफिनेशन स्कोप पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। मोस्टली मैं स्पेंड करूँगा कि एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी या इंटरनेशनल सोसाइटी क्या है, एक जनरल परसेप्शन है इंटरनेशनल सोसाइटी के बारे में, एक इंटरनेशनल सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग है, या एक इंटरनेशनल सोसाइटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशन का, कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर इंटरनेशनल सोसाइटी का मतलब या इंटरनेशनल सोसाइटी के मीनिंग क्या है। मैं जो फर्स्ट हमारा फेज़ होगा लेक्चर का, इसमें जो चीज़ें हम कवर करेंगे उसमें है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ आईआर, स्कोप ऑफ आईआर, इनको कंक्लूड करेंगे। कुछ टाइम स्पेंड करेंगे लेवल ऑफ एनालिसिस के ऊपर, और कोर प्रिंसिपल आईआर का या कोर प्रॉब्लम आईआर का क्या है। ये कुछ चीज़ें हम जो हमारे लेक्चर का फर्स्ट पार्ट होगा उसमें कवर करेंगे, और लेक्चर के सेकंड पार्ट में जो शायद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें मैं कवर करूँगा एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। IR is a new subject in social science. Prefix is inter. Inter means between or among, and national mean of nation. The word relation mean links, contacts, or dealing. Does IR mean links, contacts, or dealing between or among nation of the world? तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का वो लिटरल मीनिंग है जो मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ। दस IR मीन लिंक्स, कॉन्टेक्ट्स और डीलिंग बिटवीन और अमंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड. It is related to the relation between sovereign states. Now come to the introduction. The word IR first used for the first time by Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, जब भी हम इंटरनेशनल लॉ के रूट ट्रेस आउट करते हैं तो सबसे जो प्रोमिनेंट वर्क है वो जर्मी बैंथम का है। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो लॉज ऑफ द नेशन उनकी किताब थी इन 18th सेंचुरी, उसमें इंटरनेशनल रिलेशन का जो वर्ड है इसको फर्स्ट टाइम उन्होंने यूज़ किया था। जर्मी बैंथम कौन थे आप देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जा रहा। द प्रेजेंट नेशन स्टेट सिस्टम इमर्ज्ड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया TOW, which was concluded on October 24, 1648. वेस्टफालिया इज़ अ प्लेस इन जर्मनी जहाँ पे ये ट्रीटी हुआ था, एंड दिस ट्रीटी एंड टू द 30 years ऑफ वॉर। 30 साल यूरोप ने वॉर में गुजारे थे 1618 से 1648। ये 30 साल हैं जिसमें यूरोप कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ग्राउंड, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट लाइंस के ऊपर डिवाइड हो गया था, और जो नॉर्दर्न यूरोप था वो प्रोटेस्टेंट था, और जो सदर्न यूरोप था वो हमारे पास कैथोलिक था। वो सदर्न यूरोप हमारा कैथोलिक था। तो नॉर्दर्न और सदर्न यूरोप में ये 30 साल थे जो वॉर के, और ये वॉर एंड हुई इन ए फॉर्म ऑफ ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया साइन हो गया, बेसिकली इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, फर्स्ट टाइम एट इंटरनेशनल लेवल सर्टेन स्टेट्स दे गॉट एग्री ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया की जो ख़ास बात है कि पहली बार इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो स्टेट्स थी, यूरोपियन स्टेट्स, ठीक है, अच्छा, दिस ऑल हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन और एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन मेनली इट्स यूरोप सेंट्रिक, क्योंकि जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स है इट फर्स्ट टाइम फॉर्म्ड इन यूरोप। मॉडर्न नेशन स्टेट सबसे पहले यूरोप में बनी, इस वजह से जो यूरोपियन स्टेट का एवोल्यूशन है इसको हम IR में ज़्यादा फोकस करते हैं। दुनिया में बाकी जो रीजन्स हैं वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही थी, लेकिन जो नेशन स्टेट है क्योंकि वो यूरोप में फॉर्म हुई,
इस वजह से जो यूरोपियन स्टेट्स हैं उनके रिलेशन को हम ज़्यादा एवोल्यूशन ऑफ आईआर के अंदर कवर करते हैं। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया ने जो प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया था वो था सॉवरेनिटी। ठीक है, सॉवरेनिटी क्या होती है? इट्स एट्रीब्यूट ऑफ अ स्टेट। और हमारे जो कमिंग लेक्चर्स होंगे उसमें हम सॉवरेनिटी और टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी इसको बहुत डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन बस ये चीज़ याद रखिए कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जौन से थे, इट इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी। मैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के बाद जो एक अगला इवेंट है जिसने मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम को शेप किया, दैट इज़ अ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेसिकली जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था 1760 से 1840 के बिटवीन आया। फिर 1870 टू ऑनवर्ड हमारे पास सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। फिर हमारे पास वर्ल्ड वॉर इंट्रा वॉर टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। और फिर जो डिजिटल एज है बेसिकली इट ब्रॉट द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, नाउ वी आर लिविंग इन ए फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है स्टडी ऑफ आईआर में? रिमेंबर, कीप इन माइंड कि जो किसी सोसाइटी के सोशल रिलेशंस होते हैं बेसिकली ये इनको शेप कर रहे होते हैं उस सोसाइटी के इकोनॉमिक रिलेशन। इसको किसी सोसाइटी के अंदर जो इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं उस सोसाइटी के एक्टर्स के बिटवीन, उसको हम कहते हैं सब स्ट्रक्चर। और किसी सोसाइटी के जो सोशल रिलेशन होते हैं उनको हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। तो जो इकोनॉमिक रिलेशन होते हैं ये शेप करते हैं सोशल रिलेशन को, और या वो इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल रिलेशन को। इन अदर वर्ड, जो किसी सोसाइटी का सब स्ट्रक्चर होता है, किसी सोसाइटी का सब स्ट्रक्चर उस सोसाइटी के सुपर स्ट्रक्चर को शेप कर रहा होता है। तो अब सब स्ट्रक्चर या इकोनॉमिक रिलेशन कैसे चेंज होते हैं? बेसिकली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इवेंट है ये किसी सोसाइटी के इकोनॉमिक रिलेशन को चेंज करता है। और जब भी किसी सोसाइटी के इकोनॉमिक रिलेशन चेंज होते हैं तो उसके नतीजे में उस सोसाइटी के जो सोशल रिलेशन है वो भी चेंज होते हैं। इसीलिए जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था इसने जिस तरह के सुपर स्ट्रक्चर या जिस तरह की सोसाइटी को शेप किया वो एक डिफरेंट सोसाइटी थी। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जिस सोसाइटी को शेप किया वो डिफरेंट थी। इसी तरह थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। तो किसी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है या जो शेप होती है या जो कंस्ट्रक्शन होती है किसी सोसाइटी की, उसमें उस सोसाइटी के अंदर जो इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं। इसीलिए जब हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करेंगे या इंटरनेशनल सोसाइटी की बात करेंगे तो उसमें हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि उस सोसाइटी के जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो कैसे चेंज होते हैं। अच्छा, टू व्यूज़ रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ आईआर। ठीक है, दो तरह के व्यूज़ हैं आईआर से रिलेटेड। एक ये है कि आईआर इज़ रिलेशन अमंग नेशंस और स्टेट्स, इसको हम कहते हैं नैरो व्यू। और दूसरा व्यू जो ब्रॉड व्यू है, basically it states that IR incorporates relation among states and non-state actors as well। तो ये जो सेकंड डेफिनेशन है जिसमें हम स्टेट्स के अलावा और बहुत सारे एक्टर्स और उनका जो बिहेवियर है उसको स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रॉड व्यू। अब आईआर के अंदर जो स्कॉलर्स हैं वो डिवाइडेड हैं। कुछ स्कॉलर्स हैं दे कीप नैरो व्यू। आईआर के अंदर कुछ स्कॉलर्स हैं विच कीप्स अ ब्रॉड व्यू, एंड कुछ स्कॉलर्स हैं हु स्टैंड्स इन बिटवीन नैरो एंड ब्रॉड व्यू। तो तीन कैटेगरीज़ हैं इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर थ्योरीज़ की, और तीन ही कैटेगरीज़ हैं इंटरनेशनल रिलेशन में स्कॉलर्स की। नैरो व्यू के साथ कुछ स्कॉलर्स हैं, मोस्टली जो रियलिस्ट स्कॉलर्स हैं वो नैरो व्यू के साथ हैं। जो लिबरल स्कॉलर्स हैं वो बेसिकली ब्रॉड व्यू के साथ हैं। फिर हमारे पास जो न्यू क्लासिकल रियलिज़म है, और फिर जो हमारे पास पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज़ हैं या पोस्ट पॉजिटिविस्ट थ्योरीज़ हैं, उनमें से कुछ थ्योरीज़ दे स्टैंड्स इन बिटवीन नैरो एंड ब्रॉड व्यू।
एक ऑफिशियल डेफिनेशन है इंटरनेशनल रिलेशन की, प्रोफेसर डन की ये डेफिनेशन है, द एक्चुअल रिलेशन दैट टेक प्लेस अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज or as the body of the knowledge which we have of those relation at any given time. This is a relatively a narrow definition of international relation. और आगे चलकर मैं आपको एक और definition international relation की बताऊंगा जो कि थोड़ी broad है. ये एक और definition है international relation की, आप screen पे देख रहे होंगे. All interaction among states and all movements of people, goods and ideas across the national frontiers within the purview. That is a broad definition of international relation. तो एक narrow definition थी और ये दूसरी जो definition है ये एक broad definition है. और जो जैसे मैं बात कर रहा था, जो स्कॉलर्स जो कि ब्रॉड व्यू रखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का, इनमें हमारे पास क्विंसी राइट हैं, हॉफमैन हैं, जेम्स रोसू हैं. ये वो स्कॉलर्स हैं जिनका जो पर्सपेक्टिव है आईआर से रिलेटेड वो ब्रॉड है. कुछ डेफिनेशंस है मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं टाइम सेव करना चाह रहा हूँ. जो मेरा पार्ट 2 है जिसमें मैं एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी को डिस्कस करूँगा. बाकी जो ये डेफिनेशंस हैं ये जो आपके पास रीडिंग मटेरियल्स है उससे भी आप ले सकते हैं, और जो मेरी स्लाइड्स हैं इनमें से भी आप ये डेफिनेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या आप गूगल से भी बहुत सारी डेफिनेशंस आईआर की इकट्ठी कर सकते हैं. ब्रॉडली आईआर की डेफिनेशंस को आप 2 या 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: नैरो, ब्रॉड एंड इन बिटवीन, इंटरमीडिएट. नाउ कम टू द स्कोप ऑफ आईआर. स्कोप ऑफ आईआर डिस्कस करने से पहले फर्स्ट यू शुड लर्न दैट व्हाट डज स्कोप मीन्स. स्कोप का क्या मतलब होता है? स्कोप मीन्स पैरामीटर आर रेंज ऑफ द मैटर बीइंग डेल्ट विद और स्टडीड. Initially, the scope of the IR was limited to the diplomatic history, law, and philosophy, having no theory and principle. With science and technological revolution, states come close to each other. International law began to be studied. So, initially, जो scope of the IR था, it was limited to the diplomatic history, law, and philosophy. IR का जो discipline है, एंड प्लीज़ कीप इन माइंड कि कोई भी सब्जेक्ट कब बनता है या कोई भी डिसिप्लिन कब बनता है. जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. इनिशियली स्कूल लेवल पे आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं साइंस, एक सब्जेक्ट होता है साइंस जिसको आप पढ़ रहे होते हैं. जब आप थोड़ी एडवांस क्लासेस में जाते हैं तो वो साइंस का सब्जेक्ट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है: फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री. और फर्दर जब आप और हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, आप फिज़िक्स के लिए जाते हैं, तो फिज़िक्स फर्दर उसकी बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है. और इसी तरह केमिस्ट्री की बहुत सारी टाइप्स हैं, बायोलॉजी के आगे बहुत सारी टाइप्स हैं. तो जो चीज़ मैं यहाँ पे कन्वे करना चाह रहा हूँ वो ये कि हमें कैसे पता चलता है कि अब ये जो डिसिप्लिन है ये इतना मैच्योर हो गया है कि इसको एज ए सेपरेट सब्जेक्ट स्टडी किया जाए. अगर आप आईआर का ओरिजिन ट्रेस आउट करें तो इससे पहले जो सब्जेक्ट्स होते थे वो होते थे लॉ, फिलॉसफी और हिस्ट्री, ठीक है. ये मिडीवल टाइम से, एंशियंट टाइम से, इवन ग्रीक सिटी स्टेट्स से ये सब्जेक्ट्स जो उनसे हैं, ह्यूमन बींग्स इनको डिस्कस करते आए हैं, हिस्ट्री को, लॉ को, फिलॉसफी को. फर्दर इन्हीं सब्जेक्ट से आगे जो सब्जेक्ट्स बना वो पॉलिटिकल साइंस है, और फिर पॉलिटिकल साइंस की आगे जो ब्रांच बनी वो इंटरनेशनल रिलेशंस है. अब हमने कब से ये डिसाइड किया कि हम इंटरनेशनल रिलेशन को एज ए सेपरेट सब्जेक्ट डील करेंगे? जब हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रॉपर थ्योरीज फॉर्म हो गई, जब आपके पास किसी सब्जेक्ट्स का एक साउंड थ्योरेटिकल फुटिंग्स या फाउंडेशन बन जाए, तब से वो सब्जेक्ट एज ए सेपरेट सब्जेक्ट डील किया जाता है. जैसे साइंस है, साइंस एक सब्जेक्ट है जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को कंबाइन करके बना. जब हमारे पास फिज़िक्स की लॉज बन गए, न्यूटन ने अपने लॉज बना लिए, उसके बाद से हमने फिज़िक्स को आगे चलकर एज ए सेपरेट सब्जेक्ट डील करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे पास फिज़िक्स के सेपरेट थ्योरीज थे, सेपरेट लॉज थे. ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस इनिशियली एक सब्जेक्ट था. पॉलिटिकल साइंस
से आगे जो इसका ऑफशूट था इंटरनेशनल रिलेशन, जब इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज बन गई, हमने इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हो गए और उन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स में डिफरेंट जो डिबेट्स थी वो स्टार्ट हो गई, तब से इंटरनेशनल रिलेशन एक डिफरेंट सब्जेक्ट बना। तो इनिशियली जो स्कोप ऑफ आईआर था दैट वाज लिमिटेड टू हिस्ट्री, लॉ एंड फिलोसफी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्पेशली जो कोल्ड वॉर ईरा था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारे पास आईआर के अंदर एक स्कूल ऑफ थॉट आया जिसको हम पॉजिटिविज्म कहते हैं। पॉजिटिविज्म ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जो डिफरेंट जो साइंटिफिक ब्रांचेस हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल आप नेचुरल साइंस में अप्लाई करते हैं कोई थ्योरी या लॉ एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो आईआर के स्कॉलर्स थे उन्होंने ट्राई किया कि वही प्रिंसिपल वो आईआर के ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि आईआर के लॉज और आईआर की थ्योरीज को एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो एक पॉजिटिविस्ट वे ऑफ स्टडी आया इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, इसको हम साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी भी कहते हैं। तो ग्रेजुअली आईआर का जो स्कोप है वो ब्रॉड होता रहा और फिर हमारे पास पॉजिटिविज्म के बाद फर्दर जो नेक्स्ट लेवल आया स्कोप ऑफ आईआर में वो हमारे पास पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो इनिशियली स्कोप लिमिटेड था बट ग्रेजुअली द स्कोप ऑफ आईआर इज एक्सपेंडिंग। नाउअडेज अगर आप देखें तो जैसे मैंने डिस्कस किया, दे आर वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसको हम आईआर के अंदर कवर करते हैं और इसका स्कोप जौन सा है वो अब काफ़ी एक्सपेंड कर चुका है, जिसमें हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और ये सारे इंस्टीट्यूशन अब आईआर के स्कोप के अंदर फॉल करते हैं। मैं स्कोप को बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, बहुत स्कोप की जो रीडिंग आप इन स्लाइड से भी कर सकते हैं। जो स्कोप से रिलेटेड मेजर कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको कम्युनिकेट कर दिया। Another thing which is important in IR, that is a level of analysis. That the level of analysis are quite important, क्योंकि without level of analysis you can't produce a sound analysis. जैसे अगर मैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ लेवल ऑफ एनालिसिस। अगर मैं वर्ल्ड वॉर 1 के आउटब्रेक की बात करूं कि वर्ल्ड वॉर 1 का जो आउटब्रेक है वो कैसे हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 का आउटब्रेक हुआ था, ऑस्ट्रो हंगेरियन किंग थे आर्च ड्यूक, उनकी असैसिनेशन हुई थी और उनका मर्डर हुआ था जब वो सर्बिया के विज़िट के ऊपर थे, और उससे वर्ल्ड वॉर 1 जो सी है वो स्टार्ट हुई। नाउ थिंक कि क्या एक शख्स का मर्डर या एक शख्स का जो असैसिनेशन है उससे एक ग्लोबल लेवल का इवेंट स्टार्ट हो सकता है? एक शख्स का मर्डर, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल लेवल का इंसिडेंट है कि एक शख्स ने दूसरे को मर्डर कर दिया, ठीक है, ये जो इंसिडेंट है ये इंडिविजुअल लेवल का है, और वर्ल्ड वॉर एक ग्लोबल लेवल का इंसिडेंट है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंडिविजुअल लेवल का जो इंसिडेंट है उससे एक ग्लोबल लेवल का इंसिडेंट जोन सा है वो स्टार्ट हो जाए? ऐसा नहीं होता। इमीडिएट कॉज तो वर्ल्ड वॉर 1 की वो असैसिनेशन था, लेकिन कहीं डीप डाउन जो वर्ल्ड वॉर 1 की कॉज थी वो उस टाइम का वल्नरेबल सिस्टम ऑफ बैलेंस ऑफ पावर था। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले वो जो बैलेंस ऑफ पावर था दुनिया का, जो बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम था दुनिया में, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो चुका था, और उस वल्नरेबिलिटी की वजह से वो जो सिस्टम था दैट सिस्टम वाज प्रोन टू वॉर। और जैसे आप और उसको एक जोन सा है इग्नाइट किया उस असैसिनेशन ने। तो वर्ल्ड वॉर 1 के लिए जो सारा सामान था वो पहले से बन चुका था, ठीक है, लेकिन उस असैसिनेशन की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुई। इसीलिए जब भी आप कोई एनालिसिस प्रोड्यूस करें तो कीप दीज लेवल इनटू योर माइंड कि आपने किस लेवल का एनालिसिस प्रोड्यूस करना है और किस लेवल तक आपने अपनी डिस्कशन को रखना है। ब्रॉडली हमारे पास 3 लेवल हैं।
लेकिन थोड़ा डेप्थ में जाके देखें तो हमारे पास लेवल ऑफ एनालिसिस 4 हैं। जो न्यू रियलिस्ट थे, क्या नाम था उनका, अ, अ, नाम मेरे जहन से निकल रहा है। अच्छा चलें, बेसिकली जो न्यू रियलिस्ट थे, उन्होंने ये लेवल ऑफ एनालिसिस इंट्रोड्यूस करवाए थे इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, और फर्दर फिर उसके अंदर एक और लेवल का भी आप एडिशन कर लें तो आपको जो एनालिसिस है उसको प्रोड्यूस करने में आसानी रहेगी। मैनी एक्टर्स इन्वॉल्व इन आईआर लीड टू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंपीटिंग एक्सप्लेनेशन एंड द थ्योरीज, क्योंकि आईआर के अंदर जो भी इवेंट हो रहा होता है उसमें बहुत सारे एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और अगर आप डिफरेंट एक्टर्स को प्रॉपरली कैटेगराइज नहीं करेंगे, यू कुडंट सॉर्ट आउट आर यू कुडंट एक्सप्लेन दैट इवेंट। अगर आप प्रॉपर एक्टर्स को अकॉर्डिंग टू देयर लेवल सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो आप एक अच्छा एक्सप्लेनेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। IR scholars sorted out the influence actors and processes and categorized them into different level of analysis. Perspective on IR based on a set of similar actors or processes that suggest possible explanation to why question. इंडिविजुअल सबसे पहले, और सेकंड जो इसमें चीज़ आ जाती है वह इंडिविजुअल, डोमेस्टिक, स्टेट और सोसाइटल, इंटरस्टेट, ग्लोबल लेवल ऑफ एनालिसिस। अच्छा, कुछ स्कॉलर्स हैं जो कि इंडिविजुअल और डोमेस्टिक लेवल ऑफ एनालिसिस को जौन सा है वो एक लेवल कंसीडर करते हैं, और कुछ स्कॉलर्स हैं जो इंडिविजुअल और डोमेस्टिक लेवल को दो डिफरेंट लेवल कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे एक डिसएग्रीमेंट है इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस में और डोमेस्टिक लेवल ऑफ एनालिसिस में। अगर आप ये जो लेवल ऑफ एनालिसिस हैं, ठीक है, इनको अगर हमने अप्लाई कैसे करना है, जैसे हमारे पास वॉर इन इराक है, अगर हम वॉर इन इराक को बेसिकली ब्लेम किया गया इराक में जो सदाम की एक अथॉरिटेटिव रिजीम थी, कि सदाम की जो अथॉरिटेटिव रिजीम है इराक के अंदर उसको रिमूव करने के लिए इराक वॉर हुई, ठीक है। अगर आप ये समझते हैं, इट्स मीन यू आर वीक इन योर एनालिसिस। क्या एक शख्स को डिसमिस करने के लिए या एक शख्स को रिमूव करने के लिए दो स्टेट्स आपस में वॉर में इन्वॉल्व हो सकती हैं? ठीक है, इट्स क्वाइट अनलाइकली, ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो इराक वॉर थी उसके जो डीप डाउन कॉजेज़ हैं वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। जैसे इराक का जो ऑयल है वो यूएस रीच में नहीं था, अमेरिकन कंपनीज़ का बहुत ज़्यादा, जो अमेरिकन ऑयल कंपनीज़ हैं इनका इन्फ्लुएंस है रिपब्लिकन्स के ऊपर, और जब इराक वार हुई तो अमेरिका में रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट थी, अमेरिका के अंदर लॉबिंग लीगल है, अमेरिका की ऑयल कंपनीज़ ने गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस किया कि इराक जो सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, इतना ज़्यादा जो ऑयल है इराक का, जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का, वो उन कंपनीज़ की एक्सेस या उनकी रीच में नहीं है। वो कंपनीज़ उस ऑयल को अपनी रीच में लाना चाहती थी, उसके लिए अगर रीच में लाना है तो उसके लिए उनको वो जो रास्ते में रुकावट है वो सदाम हुसैन की शक्ल में थी, उसको रिमूव करना ज़रूरी था। और फिर सदाम हुसैन को ब्लेम किस लिए किया गया कि वो एक अथॉरिटेटिव रजीम रन कर रहा है इराक में, और उसको हटा के वो इराक के अंदर डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना चाहते हैं। तो अपेरेंटली जो 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 जो, जो कवर दिया गया इराक वार को, वो क्या था? द कवर विच इज़ एक्सेप्टेबल फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ऐसा कवर दिया गया जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक्सेप्टेबल हो, लेकिन बिहाइंड द सीन उसके जो मोटिव थे वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है अमेरिका के जो इराक के अंदर इन्वॉल्व थे। तो इराक वॉर बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है। अगर आप लेवल ऑफ एनालिसिस को समझना हो कि जो लोग ये समझते हैं कि इराक वॉर सदाम हुसैन को रिमूव करने के लिए हुई, इट्स मीन वो दो लेवल ऑफ एनालिसिस को मिक्सअप कर रही हैं। आप आप इंटरस्टेट लेवल और इंडिविजुअल लेवल दोनों को मिक्सअप कर रहे हैं, क्योंकि वॉर एक इंटरस्टेट एक्टिविटी या इवेंट है। जंग दो मुल्कों के दरमियान होती है, जंग एक इंटरस्टेट इंसिडेंट है, और किसी शख्स को रिमूव करना ये एक इंडिविजुअल लेवल की एक्टिविटी है।
तो मोस्टली जो आपके इंडिविजुअल या डोमेस्टिक इवेंट्स या इश्यूज होते हैं, दे डजेंट लीड टू इंटरस्टेट एक्टिविटीज़ आर इंसिडेंट। तो इस वजह से जो वॉर इन इराक है, ये बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है ये समझने के लिए। ये जो तीन हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस हैं, इंडिविजुअल, डोमेस्टिक, सम टाइम इनको एक लेवल कंसीडर किया जाता है, सम टाइम इनको दो लेवल कंसीडर किए जाते हैं, फिर हमारे पास इंटर स्टेट लेवल है, फिर हमारे पास एक ग्लोबल लेवल है। मैं थोड़ा सा ये जो लेवल ऑफ एनालिसिस है, ये एक टेबल है, इस टेबल के ज़रिए से इस लेवल ऑफ एनालिसिस को आपके सामने क्लियर करूँगा, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जब भी CSS के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन की जो फ्रेजिंग है, उसका जो वर्ड है, उससे आपको पता चलेगा कि जो एग्ज़ामिनर है वो किस लेवल का आंसर आपसे सीख कर रहा है या किस लेवल का आंसर वो चाह रहा है आपसे। अगर जो वर्डिंग है किसी भी क्वेश्चन की, उसमें इस तरह की टर्म यूज़ हुई हैं, ग्रेट लीडर्स, क्रेजी लीडर्स, decision making in crisis, psychology of perception and decision learning, citizen or participation, voting, rebelling, इस तरह की कोई चीज़ें यूज़ हुई हैं, तो बेसिकली वो वहाँ पे इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस का आंसर सीख किया जा रहा है। और अगर जो टर्म्स यूज़ हुई हैं वो इस तरह की है, नेशनलिज्म है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, इट्स मीन जो डोमेस्टिक लेवल है उसके ऊपर जाके आपने अपने आंसर को प्रोड्यूस करना है। और अगर जो टर्म्स हैं किसी क्वेश्चन के अंदर वो इस तरह की हैं, पावर है, बैलेंस ऑफ पावर है, अलाइंस फॉर्मेशन है, ट्रीटीज़ हैं, रेसिप्रोसिटी है, बार्गेनिंग है, डिप्लोमेसी है, तो ये इंटर स्टेट लेवल है। तो इस तरह जब टर्म यूज़ होंगी तो जो आंसर आप प्रोड्यूस करेंगे वो भी इंटर स्टेट लेवल का होना चाहिए। ठीक है, आप सेकेंडरी देखें, कोई भी इवेंट होता है उसकी एक प्राइमरी कॉज होती है और कुछ उसकी सेकेंडरी कॉजेज़ होती हैं। आपने जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि जो प्राइमरी कॉज उसकी आप वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे वो इंटर स्टेट लेवल की हो, या वो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर इस तरह की टर्म यूज़ हुई है, सपोज नॉर्थ साउथ गैप, वर्ल्ड रीजन, यूरोपियन इम्पीरियलिज्म, UN, टेररिज्म, अब किसी क्वेश्चन में इस तरह की टर्म यूज़ हुई हैं, तो अब जो आप आंसर प्रोड्यूस करेंगे वो ग्लोबल लेवल का आंसर होगा। ठीक है, आपने अपने आंसर में भी जो प्राइमरी रीज़न है ग्लोबल लेवल की रखनी है, जो सेकेंडरी रीजंस होंगी वो इंटरस्टेट लेवल, डोमेस्टिक या इंडिविजुअल लेवल की हो सकती हैं, लेकिन जो प्राइमरी रीज़न या प्राइमरी कॉज होगी वो ग्लोबल लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की जो फ्रेजिंग है वो ग्लोबल लेवल की है। और अगर क्वेश्चन की फ्रेजिंग इंटरस्टेट लेवल की है तो आप जो प्राइमरी कॉज प्रोड्यूस करेंगे वो भी इंटरस्टेट लेवल की होनी चाहिए। सेकेंडरी कॉजेज आपकी ग्लोबल, डोमेस्टिक या इंडिविजुअल लेवल की हो सकती हैं। और अगर किसी क्वेश्चन की जो वर्डिंग है वो इस तरह की है, नेशनलिज्म, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, टाइप ऑफ गवर्नमेंट की वर्डिंग है, अगर इस तरह की वर्डिंग है किसी क्वेश्चन में, तो जो प्राइमरी कॉज होगी वो डोमेस्टिक लेवल की होगी, सेकेंडरी कॉजेज इसके अलावा भी हो सकती हैं। इसी तरह इंडिविजुअल लेवल के साथ हम करेंगे। तो ये लेवल ऑफ एनालिसिस था विच आर एसेंशियल जब भी आपने एक अच्छा एनालिसिस प्रोड्यूस करना हो। और ये लेवल ऑफ एनालिसिस को ही जहन में रखते हुए अब हम IR के अंदर जो एक सबसे बड़ा मेजर कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बेसिकली प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ IR, ठीक है, दैट इज़ अ कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम। ठीक है, कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम और इससे रिलेटेड जो कोर प्रिंसिपल हैं उसको डिस्कस करेंगे। IR रिवॉल्व्स अराउंड वन की प्रॉब्लम। जितना इंटरनेशनल रिलेशन है हमारे पास जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ एक जो की प्रॉब्लम है उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, एंड दैट प्रॉब्लम इज़ अ कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम क्या होता है। हाउ कैन अ ग्रुप सच एज 2 or more states serve its collective interest when doing so require its member to forego their national interest? For example, problem of global warming. Solving it can only be achieved by many countries acting together. देखें,
एक प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग था, ये वार्निंग लिखा गया है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग एक प्रॉब्लम है, ये कलेक्टिव प्रॉब्लम है। इसको सॉर्ट आउट आप कैसे कर सकते हैं? अगर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो जाए, दुनिया के अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई करें अपना जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनके ऊपर, और ग्रीन हाउस गैसेस कम, उनका जो एमिशन है, उनका जो अखराज है ग्रीन हाउस गैसेस का वो कम हो जाए, तो ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब इशू क्या है कि जब आप अपनी इंडस्ट्री को अंडर रिस्ट्रिक्शन लाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स जिसको हम एजेंडा 21 कहते हैं वो अप्लाई करने की कोशिश करेंगे अपने मुल्क के अंदर, तो क्या होगा? आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो मार्केट में कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो आप मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकेंगे। और यहाँ पे जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, इसके अंदर आप देखें कि यूएस और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे पास क्लाइमेट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनके कुछ प्रोटोकॉल ऐसे हैं उसके ऊपर डेवलप कंट्रीज़ एग्री नहीं करते, और कुछ प्रोटोकॉल ऐसे हैं जिनके ऊपर डेवलपिंग कंट्रीज़ एग्री नहीं करते, ठीक है, जिसकी वजह से हम ग्लोबल जो वार्मिंग का इशू है उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। अब मैं एक और एग्जांपल है जो कि इस वक्त स्लाइड में तो नहीं है, लेकिन मैं इसी कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम को एक जो ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल है उससे आपको मैं समझाता हूँ। एक डिफेंस अलायंस है दुनिया में जिसको हम नेटो कहते हैं, ठीक है। नेटो कंट्रीज़ हैं, नेटो कंट्रीज़ जो सा है वो कंट्रीब्यूट करती हैं, कोऑपरेट करती हैं एक दूसरे के साथ, और उस तरीके से उन्होंने ये अलायंस बनाया जिसको हम नेटो अलायंस कहते हैं। अब रिसेंटली पिछले दिनों बड़ी न्यूज़ आ रही थी, आपने देखी होगी, बड़ी इन रही, अमेरिका ने जर्मनी को ब्लेम किया, इवन ट्रंप की स्टेटमेंट्स आई कि जर्मनी जो सा है वो जो नेटो के एक्सपेंसेस हैं, नेटो के जो अखराजात हैं, उनमें जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो बहुत कम कर रहा है, ठीक है। और नेटो के एक्सपेंसेस जो से हैं वो ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन आता है वो यूएस की तरफ से आता है। अब यूएस ये चाहता है कि जो नेटो के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो सब बियर करें, ठीक है, लेकिन कंट्रीज़ रिलक्टेंट है, एक्सपेंसेस बियर करने में वो रिलक्टेंट है। लेकिन जो नेटो के बेनिफिट्स हैं, कंट्रीज़ चाहती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेटो के बेनिफिट्स एक्वायर करें, ठीक है, ऑन अ मिनिमम कॉस्ट, यानी उन्हें खर्च कम से कम करना पड़े नेटो के अंदर, और नेटो के ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद उन्हें हासिल हो जाए, ठीक है, क्योंकि नेटो एक कलेक्टिव गुड है, जितने इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी एक कलेक्टिव गुड है नेटो। अब इसके साथ इशू ये है कि हर कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाना चाहता है और कम से कम इसके ऊपर ख़र्चा करना चाहता है, तो दैट इज़ अ कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम। दुनिया की हर स्टेट कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम के अंदर इन्वॉल्व है। वो ये चाहती है कि उसको ना अपनी सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बाकी स्टेट्स अपनी सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन उसको अपनी सॉवरेनिटी पे कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, उसको कम से कम एक्सपेंस बियर करना पड़े, और कम से कम सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, कम से कम एक्सपेंस बियर करते हुए वो मैक्सिमम बेनिफिट जो सा है वो एक्वायर कर ले। दैट इज़ अ कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम, दैट इज़ अ रूट कॉज ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी वजह जो सी है वो कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम है। एक छोटी सी एग्जांपल और भी शेयर कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप अपना रूम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो आप ये चाहेंगे कि वो रूम साफ़ सुथरा हो, लेकिन आपका जो रूममेट है वो उसको साफ़ सुथरा रखे, ठीक है, आपको सफाई ना करनी पड़े, आपके रूममेट को सफाई करनी पड़े, और जो सफाई है वो रूममेट को करनी पड़े, और रूम जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो दोनों एंजॉय करें, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। आपका रूममेट भी यही चाहेगा कि सारे जो सफाई है रूम की वो आप करें, और वो मज़े से आके सिर्फ रूम के अंदर जो लग्जरी है उसको एंजॉय करें। जब दोनों यही चाहेंगे तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है। फिर आपको जो सा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करना पड़ेंगी। आपको बताना पड़ेगा कि एक जो है शख्स वो ये काम करेगा, दूसरा ये करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिवाइड होंगी और बेनिफिट्स भी डिवाइड होंगे, लेकिन
जो नेशन स्टेट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड नहीं करना चाहती, लेकिन वो बेनिफिट डिवाइड्स करना चाहती हैं. दैट इज़ अ कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम, जो कि आईआर का कोर प्रिंसिपल है. अब इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो ये कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं या इसका हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं. In general, collective goods are easier to provide in small groups than large one. अगर कोई collective goods है जो कि small number of people share कर रही हैं, तो वहाँ पे ये problem भी size में छोटा होगा. लेकिन अगर कोई ऐसी good है जिसको बहुत सारी actors और बहुत सारी लोग share कर रही हैं, तो फिर collective good problem भी expense होगा. अगर किसी रूम में 3 शख्स रह रही हैं, ठीक है, तो फिर कलेक्टिव गुड का जो प्रॉब्लम है वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. किसी रूम में 10 लोग रह रहे हैं, ठीक है, अब गन सब करते हैं, एक शख्स होगा जो सिर्फ गन करता होगा, वो सफाई नहीं करता होगा. अब उसकी अच्छा, अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो आपको भी उस गंदे माहौल में रहना पड़ेगा, ठीक है. तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एक्टर्स किसी गुड को शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा जो कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा. अब कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम्स को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं. हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं. एक है डोमिनेंस, एक है रेसिप्रोसिटी, एक है आइडेंटिटी. ये 3 तरीके हैं जिससे जो नेशन स्टेट्स हैं वो कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती हैं. सबसे पहले एक ओवरव्यू दे लें तीनों जो मेथड्स हैं. डोमिनेंस पहले देख लेते हैं कि डोमिनेंस क्या होती है और उसके बाद फिर हम तीनों को कंपेयर करेंगे. मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूंगा. डोमिनेंस क्या है? सॉल्व द कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम बाय एस्टैब्लिशिंग अ पावर हियरार्की इन विच दोज एट द टॉप कंट्रोल दोज हु आर एट बिलो. अगर किसी रूम को 5 लोग शेयर कर रहे हैं और उनमें से एक शख्स है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, वो सबको मार सकता है, उसकी डोमिनेंस है. अब वो शख्स जो सा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस कमरे में डिवाइड कर सकता है बाकी 4 लोगों के दरमियान, और बाकी 4 लोग क्योंकि उसकी डोमिनेंस है उससे डरते हैं, ठीक है, तो वो उसकी जिसकी डोमिनेंस है उसको वो फॉलो करेंगे. तो इस तरीके से कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा. जिस शख्स की डोमिनेंस है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर देगा और वही फैसला करेगा कि कौन सा बेनिफिट किसको मिलना चाहिए. तो एक तरीका तो डोमिनेंस है जिससे हम कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. जो हमारे पास इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के अंदर यूनिपोलैरिटी होती है या जो हमारे पास हेजेमन होता है, बेसिकली वो यही रोल प्ले कर रहा होता है. जैसे अमेरिका है, यूनिपोलैरिटी है, अमेरिका सुपर पावर है, तो अमेरिका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी डिवाइड करेगा और जो बेनिफिट्स आएंगे उनको भी वही डिवाइड करेगा, ठीक है. तो इस तरीके से प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि ये फेयर है या नहीं है. ऑब्वियसली ये फेयर तो नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम कलेक्टिव गुड्स का सॉल्व हो जाएगा. अब ये जो हमारे पास मेथड है जिससे हम कलेक्टिव गुड्स का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, इसके एडवांटेज भी हैं, इसके डिसएडवांटेज भी हैं. पहले ये जो डोमिनेंस है इसका एडवांटेज देख लेते हैं. फोर्सेस मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टू कंट्रीब्यूट टू अ कॉमन ग्रुप, मिनिमाइजेज ओपन कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ ग्रुप. जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड हो जाती हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि जैसे हेजेमन ने कहा है सबको उसी को फॉलो करना है. इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? स्टेबिलिटी कम्स एट ए कॉस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट ऑप्रेशन ऑफ and resentment by the lower ranking members of the status hierarchy. एक constant repressions होती है और उसके नतीजे में जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं या उस जो भी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं उनमें एक रिसेंटमेंट जनरेट होती है इसकी वजह से. तो ये एक इसका ड्रॉबैक है. कन्फ्लिक्ट ओवर पोजीशन कैन समटाइम हार्म द ग्रुप स्टेबिलिटी एंड वेल बीइंग. तो जो क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, रिसेंटमेंट कैन लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट कैन इफेक्ट द स्टेबिलिटी एंड वेल बीइंग ऑफ द ग्रुप. तो ये जो डोमिनेंस है इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है. एक और मेथड जिससे हम कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, दैट इज़ रेसिप्रोसिटी. रेसिप्रोसिटी का मतलब ये होता है सॉल्व द कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम
by rewarding behavior that contributes to the group and punishing behavior that pursues self-interest at the cost of the group. कि वो मेंबर जो किसी ग्रुप के अंदर अच्छा बिहेव कर रहा हो उसको रिवार्ड किया जाना चाहिए, और जो ग्रुप के अंदर अच्छे तरीके से बिहेव ना करे उसको पनिश किया जाना चाहिए। रेसिप्रोसिटी, अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा, और अगर आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो आप अप्रिसिएशन के लिए ज़्यादा अप्रिसिएशन लेने के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट करोगे, और आप पनिशमेंट से बचने के लिए भी क्या करोगे, आप जौन सा है वो कंट्रीब्यूट करोगे। तो ये जो सिस्टम है रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट का, इसको हम रेसिप्रोसिटी कहते हैं। फिर रेसिप्रोसिटी हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक को हम पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी कहते हैं, एक को हम नेगेटिव रेसिप्रोसिटी कहते हैं। पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी वो है जिसके अंदर आप रिवार्ड्स जौन सा है उसकी बेसिस के ऊपर अपने मेंबर्स को इनकरेज करते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करें, और नेगेटिव रेसिप्रोसिटी ये है कि जिसमें आप पनिशमेंट के ज़रिए से मेंबर्स को कंपेल करते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करें। फिर इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन लीड टू अ डाउनवर्ड स्पाइरल एज ईच साइड पनिशेस what it believes to be the negative acts of the other। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि किस एक्शन के ऊपर कितना पनिशमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है, इसका फैसला कौन करेगा। क्योंकि जब आप रेसिप्रोसिटी पे जा रहे हैं तो यहाँ डोमिनेंस नहीं है। हो सकता है कि किसी मेंबर्स को एक्सेसिव पनिशमेंट मिल जाए, किसी को लेस रिवॉर्ड मिले, किसी को एक्सेसिव रिवॉर्ड मिले, किसी को लेस पनिशमेंट मिल जाए, उसका जो क्राइम है उसका वो ज़्यादा हो, किसी को ज़्यादा पनिशमेंट मिल जाए। तो क्योंकि रेसिप्रोसिटी के अंदर कोई हेजेमन नहीं होता जो डिसाइड करे कि किसको कितनी पनिशमेंट मिलनी है, किसको कितना रिवार्ड्स मिलना है, तो रेसिप्रोसिटी भी समटाइम जौन सा है वो वर्क नहीं करता, लेकिन समटाइम्स करता भी है, ठीक है। तो ये एक और मेथड है जिससे हम जो कलेक्टिव गुड्स का प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तीसरा मेथड जिससे हम कलेक्टिव गुड्स के जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, दैट इज़ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रिंसिपल डज नॉट रिलाई ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। Members of an identity community care about the interest of others in the community enough to sacrifice their own interest to benefit others। जैसे हम ये कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि जो कि ज़्यादा काइंड होते हैं, जो कि ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स का ख्याल करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं, ठीक है, आप पेरेंट्स के साथ एक रूम शेयर कर रहे हो, तो आप अपने पेरेंट्स से कभी नहीं कहोगे कि वो रूम की सफाई करें, क्योंकि उनका एक स्टेचर है पेरेंट्स का, ठीक है, उनकी एक रिस्पेक्ट है, ठीक है, और उसकी वजह से आप उनसे नहीं कहोगे कि वो सफाई करें। तो आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो खुद ले लोगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट्स को कंफर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे। दैट इज़ आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तब होती थी जब जो वर्ल्ड वॉर, जो दुनिया है वो आइडियोलॉजिकल ग्राउंड के ऊपर डिवाइड होती थी। कोल्ड वॉर टाइम पीरियड में एक तरफ सोवियत रशिया था, दूसरी तरफ हमारे पास यूएसए था। तो दुनिया के अंदर जिस मुल्क के अंदर कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आता था, अगर वो मुल्क जो उनसा है वो डिफ़ॉल्ट करने लगता था तो सोवियत रशिया उसको फाइनेंशियल एड दे देता था, और कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ को अमेरिका फाइनेंशियल एड दे देता था, ठीक है। तो ये था आइडेंटिटी, क्योंकि आप उसको हेल्प कर रहे हो क्योंकि वो आपकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और आप बेशक उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप अपने शोल्डर पे ले रहे हो, ठीक है। तो इस तरह का जो हमारे पास प्रोसेस होता है जिससे हम कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, किनशिप, ग्रुप रूट्स, क्लैन, नेशन, रिलीजियस है। जैसे हम कहते हैं ये हमारा मुस्लिम ब्रदर मुल्क है, क्योंकि वो हमारा मुस्लिम ब्रदर मुल्क है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। दैट इज़ आइडेंटिटी। In IR, identity communities play important roles in overcoming difficult collective goods problem, while at times identity construction can intensify the collective goods problem.
नॉन स्टेट एक्टर आल्सो रिलाई ऑन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जैसे अलकायदा है, इस्लामिक स्टेट है, तो बेसिकली जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं दे आल्सो रिलाई ऑन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो ये 3 मेथड थे जिससे हम सॉर्ट आउट करते हैं कलेक्टिव गुड्स का प्रॉब्लम। अब तीनों को मैं कंपेयर कर लेता हूँ। फर्स्ट है डोमिनेंस। डोमिनेंस में आपके पास हिरार्की होती है। ये जो आप टेबल में डोमिनेंस के साथ एक अपवर्ड और डाउनवर्ड एरो देख रहे हैं, बेसिकली ये एक हिरार्की को शो कर रहा है। इसका एडवांटेज क्या है डोमिनेंस में कि एक ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी होती है, प्रिडिक्टेबिलिटी होती है। और इसका ड्रॉबैक क्या है, ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के नतीजे के अंदर एक रिसेंटमेंट जनरेट होता है लोअर रैंक्स में। फिर दूसरा जो मेथड है जिससे कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करते हैं, दैट इज़ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी में क्या होता है, इंसेंटिव फॉर अ म्यूचुअल कोऑपरेशन। और इसका जो ड्रॉबैक है, डाउनवर्ड स्पाइरल्स, कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये इशू कुछ आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग मीन के who will decide less or excessive punishment. Then we have identity, sacrifice for the group। आप अपने ग्रुप के लिए कोई एक्टर सेक्रीफाइस करता है, रीडिफाइंड इंटरेस्ट। ठीक है, आप जहाँ तक बात करते हो कि अगर हमें इस दुनिया में रिवॉर्ड नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, हम सेक्रीफाइस करेंगे, हमें मरने के बाद तो उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो इस तरह का सेंटिमेंट्स होते हैं। और डेमोनाइजिंग एंड आउट ग्रुप। लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का ये होता है कि ये विद इन अ, जो लोग सेम आइडेंटिटी शेयर करते हैं उसमें तो ये प्रिंसिपल वर्क करता है। लेकिन अगर ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ शेयर करती हैं तो वहाँ पे ये आइडेंटिटी जो प्रिंसिपल है ये वर्केबल नहीं होता। तो ये था कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम और रेसिप्रोसिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। मैं अपने लेक्चर का जो सेकंड पार्ट है उसमें, जिसमें एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी को मैंने कवर करना है, तो एक ब्रेक के बाद मैं लेक्चर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करूंगा। वो इम्पॉर्टेंट है, एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी का मीनिंग क्या है उसको मैं कवर करूंगा। और यहाँ पे मैं इस लेक्चर को एंड करूंगा। स्टे ब्लेस एंड स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।